जब जाके पता चला कि यहाँ 23 कोयला खदानें प्रस्तावित हैं और ये पूरी 23 की 23 कोयला खदानों में 1-1.5 लाख हेक्टेयर जंगल कट जाएगा, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए आप उस जंगल को जाड़ेंगे। यदि ये चला गया तो फिर छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में तो कुछ बचने वाला नहीं है। हमारे गांव में हमारे राज्य की बात करते हैं, उन कानूनों की लोगों को जानकारी नहीं दी गई, जानबूझ के नहीं दी गई है, ताकि आसानी से संसाधनों की लूट जारी रह सके। और यही मेरा काम था कि लोगों को इनकी जानकारी देना। आप सभी का एक बार फिर से गाँव पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज गाँव पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला, जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। चलिए मिलते हैं आलोक जी से। जी आलोक जी, आपका गांव पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हर कोई आज आपके बारे में जानना चाहता है, आपके हसदेव मूवमेंट के बारे में जानना चाहता है। आप इतने सालों से जंगल बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले आप अपनी ये जर्नी जो है, जर्नी बताइए कि कैसे आप इस मूवमेंट से जुड़े, कैसे शुरुआत हुई आपकी? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया देवेन भाई इस चर्चा के लिए। जी बिल्कुल, जर्नी ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 वर्षों से जल जंगल जमीन पर समुदाय के अधिकारों को लेकर, पर्यावरण बचाने को लेकर, सामाजिक न्याय के संघर्षों में मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2004 में मेरी जैसी कॉलेज खत्म हुआ, तो कॉलेज खत्म होने के बाद एक पर्यावरण को लेकर एक कहीं ना कहीं मन में चिंता और एक संवेदनशीलता थी ही, क्योंकि गांव के परिवेश में ही मैं पला बड़ा हूँ। एक खेतीहर परिवार से हूँ, तो निश्चित तौर पे एक गांव का परिवेश और प्रकृति के साथ जुड़ाव हमेशा बचपन से ही रहा है। जब जी। मैं पढ़ रहा था तो देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राज्य बनने के बाद एक जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है, उस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पे शहर के शहर प्रदूषण हो रहे हैं, गांव के गांव जमीनें जा रही हैं, और एक काफी एक तस्वीर थोड़ी सी विचलित करने वाली थी। आदिवासी इलाकों से लगातार खबरें आ रही थी कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि कहीं न कहीं इस जगह हमें देखना चाहिए और अब क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो शुरुआती मुझे अवसर मिला, दुर्ग में मैं रहता था, तो हसदेव नदी के निजीकरण के खिलाफ उस दरमियान एक आंदोलन चल रहा था। तो उस आंदोलन से जुड़ने का अवसर मिला। फिर उसी दरमियान छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में, रायगढ़ जहाँ पे एक व्यापक आंदोलन चल रहे थे औद्योगिक प्रदूषण को लेकर, तो सभी जगह जो घूमना हुआ। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी से मिलना हुआ, जो रिटायर्ड आईएएस थे और जिन्होंने पूरा जीवन आदिवासी अधिकारों के लिए लगा दिया। मेधा पाटकर जी से मिलना हुआ। तो ऐसे तमाम साथियों से जब मिलना हुआ तो हमें लगा, और जो स्थितियां थी कि नहीं, हमें ठहर के पर्यावरण बचाने को लेकर आदिवासी समुदाय के साथ ही काम करना चाहिए। और तब से फिर मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ। तो शुरुआती जो मेरा काम था छत्तीसगढ़ में, वो नदियों पे के जो व्यापक प्रदूषण है, हसदेव नदी, खारून नदी, इनके प्रदूषण को लेकर समाज के बीच में चेतना और संगठन का काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ के शुरुआती दौर में एक बड़ी गंभीर समस्या थी छत्तीसगढ़ में, स्पंजालन उद्योगों के प्रदूषण को लेकर जगह-जगह स्पंजालन लग रहे थे। तो उस समय जो आंदोलन चल रहे थे रायपुर के आसपास, चौरेंगा, बेमता, भूमिया, कठिया, यहाँ पे किसानों के साथ में लगातार संघर्ष में था। ऐतिहासिक वन अधिकार कानून आ गया था, वो उस दौर में जनपक्षी कानून बनाने का भी दौर था। तो चाहे वो वन अधिकार कानून हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे मनरेगा के अधिकार के कानून हो, इनके राष्ट्रीय अभियानों के साथ भी एक जुड़ाव बना रहा। 2010 में छत्तीसगढ़ के तमाम जनवादी संघर्षों ने, क्योंकि एक बड़ी दमन की प्रक्रिया थी उस समय छत्तीसगढ़ में, तो जनवादी संघर्षों को एक मंच पे लाने के लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन बनाया।
जिसमें विस्थापन के खिलाफ जो लड़ाइयाँ थी, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाइयाँ थी, किसान आंदोलन थे, आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ थी, जो जनपक्ष कानून, पैसा वन अधिकारों के लिए जो संघर्ष थे, इन सभी आंदोलनों को एकजुट करते हुए राज्य स्तर पर एक उनकी व्यापक आवाज कैसे ले जाए, खनन के खिलाफ जो संघर्ष चल रहे थे, तो वो बना। और फिर 2010 से छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के तहत थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी, क्योंकि पूरे प्रदेश के संगठन, 22 संगठन इसके एलाइज थे। 2012 में सीबीए के साथ ही हमारे एक संयोजक, मतलब एक फाउंडर मेंबर थे हीरा सिंह मरकाम जी, जो कि पूर्व विधायक भी रहे। उन्होंने मुझे, वो विधायक थे पालीताना खाल के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आलोक भाई, हसदेव इलाके में आइए आप, यहाँ पे बहुत सारी खनन परियोजनाएं आने वाली हैं और बहुत जंगल जा रहा है, आप यहाँ थोड़ा संगठनात्मक और कानूनी जानकारी लोगों को दीजिए, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। तो 2011 में बीडी शर्मा जी और हीरा सिंह जी के साथ मेरा पहली बार उस जंगल इलाके में गया। सच में देवेंद्र जी, वो वाकया बताना मेरे लिए थोड़ा इमोशनल होता है कि जब मैं पहली बार हंसदेव गया तो देखा इतना खूबसूरत जंगल है। हंसदेव एक नदी निकल रही है जो पूरा उसका कैचमेंट है, जिससे 4 लाख हेक्टेयर पानी जाता है। मतलब बेहद सुंदर जंगल है। और उस जंगल को जब जाके पता चला कि यहाँ 23 कोयला खदानें प्रस्तावित हैं और ये पूरी 23 की 23 कोयला खदानों में 1-1.5 लाख हेक्टेयर जंगल कट जाएगा, तो मन को काफी ठेस पहुंची कि यार उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध जंगल यही बचा हुआ है। यदि ये चला गया तो फिर छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में तो कुछ बचने वाला नहीं है। और उससे दुखद ये था कि जब मैं गांव में लोगों के साथ मिला, बैठा, तो हर आदमी के मन में ये बात थी कि यार हम जंगल नहीं, क्योंकि जो पीढ़ियों से रह रहे हैं, जिनकी आजीविका संस्कृति उस जंगल से जुड़ी, कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। लोग कह रहे हैं हम देना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार है, कंपनियां हैं, वो तो ले ही लेंगे हमसे। तब मुझे लगा कि यार यदि मैं यहाँ समुदाय के साथ उनके कानूनी अधिकारों को लेकर काम नहीं किया, इस जंगल को बचाने के प्रयास नहीं किए, तो मुझे लग रहा है कि फिर सामाजिक न्याय और पर्यावरण की चिंता के लिए बाकी जगह में कुछ भी करते रहूं, उसका कोई औचित्य नहीं होगा। तो अब मुझे जीवन का जो अगला समय है, यहीं ठहर के काम करना चाहिए। और 2012 से जी। लेके फिर मैं तो आज तक से जुड़ा हूँ। जी। तो आलोक जी, जैसे ये आदिवासी इलाका है, पूरा ट्राइबल है, तो उनके लिए पहाड़, नदी सब उनका घर, उनकी आजीविका बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जब आप वहाँ से गए, हाँ, क्योंकि ये कहा जाता है सरकार हो या कोई भी हो, जब कोई वहाँ पे कोई आता है तो कहता है कि इस हम विकास की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोयला खदान बनेगी तो ये होगा, विकास होगा। तो आपने कैसे अपने साथ, क्योंकि जब ये मूवमेंट चलता था सोशल मीडिया पे हर जगह हसदेव बचाओ का, जब तो हजारों लोगों की भीड़ आपके साथ आदिवासी इकट्ठा होते हैं जब आप लोग, तो उनको आपने कैसे समझाया? कैसे सबको एक साथ बांधे रखा आपने? जी, निश्चित तौर पे देखिए, ये एक बड़ी स्थिति है कि आदिवासी इलाकों में ये कहा जाता है कि आपको अच्छी शिक्षा चाहिए है, तो आपको खनन आएगा तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। आपकी स्कूल चाहिए है तो खनन हाँ, आएगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब रायपुर में बैठा हुआ एक व्यक्ति को तो ये नहीं कहा जाता है कि आप अपना गांव छोड़ो, तब आपको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार। लेकिन गांव में जो आदिवासी हैं, जिन जंगल के नीचे खनिज है, यदि वो अपना गांव छोड़ेंगे तभी उनको अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा, तो फिर लोक कल्याणकारी राज्य के हिस्से वो नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा एक बेसिक सवाल है। तो ये पूरे बहस के नाम पे, जिस तरीके से एक विकास के नाम पे जो माहौल बनाया जाता है, ये उसका एक पहलू है। निश्चित तौर पे जब गया तो देखिए, मुझे लोगों को समझाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अ, ब अब स्वेच्छा से अपना गाँव, अपना घर, अपना ज़मीन नहीं छोड़ना चाहता। और वो आदिवासी जो तो प्रकृति पूजक लोग हैं, जो प्रकृति के साथ जीते हैं, जिनकी पीढ़ियाँ एक स्थायी आजीविका में रही और आने वाली कई पीढ़ियाँ गुजर जाएँगी। वो ये सब छोड़ के और प्रदूषण की ज़िंदगी में, जिसमें गाँव का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, वो एक अस्थायी मज़दूरी करने के लिए मुझे नहीं लग रहा कोई आना चाहेगा। सवाल यही है कि रास्ता क्या था? तो जब हमने लोगों से बात करना शुरू किया तो हमने कहा कि देखिए,
ये आपको तय करना है कि आपको खदान चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप अपना गाँव जंगल नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इस देश का संविधान आपको मदद करता है। क्योंकि संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, वो कहता है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के आपसे आपके जंगल जमीन नहीं लिए जा सकते। 2005 का वन अधिकार कानून है, वो तो आपके पूरे संसाधनों पे अधिकार को सौंपता है। तो जब हमने इन कानूनों की जानकारी, तो लोगों को लगा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब कितना दुखद है देवेंद्र जी कि 1996 पे ऐसा कानून बना है और आज तक उसके जो जिनको लाभ मिलना है उनको उस कानून की जानकारी नहीं है। मतलब जिनके लिए जो कानून बना कानून उन्हें नहीं जानकारी है। जो उस कानून सत्ता के विकेंद्रीकरण के हैं, जो सच में इस स्थानीय स्वायत्त शासी व्यवस्था को लागू करने वाले हैं, हमारे गांव में हमारे राज्य की बात करते हैं, उन कानूनों की लोगों को जानकारी नहीं दी गई, जानबूझ के नहीं दी गई है, ताकि आसानी से संसाधनों की लूट जारी रह सके। और यही मेरा काम था कि लोगों को इनकी जानकारी देना। और लोग संगठित हुए, और संगठित होने के बाद ये बात जरूर आई कि भाई एक एक गांव कैसे लड़ेगा, कि हर गांव में खदान है, 23 गांव है, आज ये गांव जुड़ जाएगा, कल ये गांव जाएगा। तो लोगों ने तय किया कि भाई हम मिलके पूरे हसदेव की बात करेंगे, हम किसी एक गांव एक जंगल की बात नहीं करेंगे, ये पूरे हसदेव को बचाने की लड़ाई है। तो फिर ये हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति 2012 में हम लोग बनाए, और बना के फिर ये संघर्ष चालू हुआ कि भाई एक पेड़ भी कटेगा तो हसदेव के लोग लड़ेंगे। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और हसदेव की जब बात आती है तो इसीलिए हमें एक व्यापक समर्थन भी मिला। जी। तो अभी आपने बता इतने साल हो गए ये लड़ाई लड़ते हुए आप लोगों को, तो अगर मुश्किलों क्योंकि मुश्किलें तो आई ही होंगी, तो अगर उनका भी कुछ ज़िक्र करें अभी कि कैसी मुश्किलें आई आप लोगों को? अभी आ ही रही हैं, लगातार लड़ाई तो जारी है। जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो संघर्ष जारी है, क्योंकि अभी जी। हसदेव का एक हिस्सा सुरक्षित हुआ है, लेकिन कुछ हिस्से पे अभी भी पेड़ कटाई के खतरे हैं। 800 दिनों से अभी भी ढलना जारी है। और देखिए आज के समय देवेंद्र जी की सिर्फ भारत क्या पूरे विश्व के में देखेंगे तो पर्यावरण को बचाने को लेकर, मानवाधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, और विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के जो संघर्ष है वो बहुत कठिन है। और जो इन लड़ाइयों में हैं उनको दमन और तमाम हमले देखने को मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि ये बहुत साफ लड़ाई है, देखिए हसदेव में तो और स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉरपोरेट नहीं है, यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ कॉरपोरेट सरकार है, दोनों एक साथ है। क्योंकि कंपनी खदान राज्य सरकार को मिली है, और राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दी है। और वो कंपनी अडानी जो दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी हो रही है, जो सत्ता का पूरे तरीके से जिसके पास संरक्षण है, तो और वो तो अपने मुनाफे के लिए सब कुछ करने तैयार है। तो जो सामान्यतः होता है कि आपको खरीदने की कोशिश करना, आपको डराने की कोशिश करना, आपको फर्जी मामलों में जेल भेजने की कोशिश करना, आपके ऊपर व्यक्तिगत हमले करना, आपकी निजी हमले करते हुए आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें पिछले 12 सालों से हम लोग झेलते आए हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं देवेंद्र जी की, 2017 में हम लोग ने कहा कि हम ब्लॉक हेडक्वार्टर में एक बड़ी रैली करेंगे। जी। तो हम लोग को परमिशन नहीं दी गई, ये कहते हुए कि 144 लगी हुई है। पिछले 4 सालों से संपूर्ण सरगुजा जिले को 144 लगा के रखी गई थी। आप सोच सकते हैं कि क्या सरगुजा कोई ऐसा इलाका है जिसमें 4 साल तक 144 लगी रहेगी? लेकिन हाँ, 2017 में हम लोगों के विरोध के चलते उस 144 धारा को हटाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों को किस तरीके से संकुचित कर दिया जाता है कॉर्पोरेट के चलते। तो वो सारी चुनौतियां, और चुनौतियां अभी भी हैं। पिछले दिनों हमारे धरना स्थल को जला दिया गया। बहुत साफ तौर पे कौन जलाएगा वो दिख रहा है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। जब हम रायपुर 300 किलोमीटर पदयात्रा करने की कोशिश कर रहे थे, तो पूरी कोशिश थी प्रशासन की, कंपनी की, कि हम लोग ना निकल पाए पदयात्रा के लिए, और पूरे चारों तरफ से कोशिश की जा रही थी। तो ये हर कार्यक्रम, हर प्रोटेस्ट को विफल करने की हर वक्त कोशिशें होती रहती हैं। बावजूद उसके हसदेव के आदिवासी, उन जो विशेष रूप से हसदेव की महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ कि हर चुनौती का डट के मुकाबला करते हुए हसदेव की महिलाएं डटी हुई हैं, संघर्ष कर रही हैं, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके। मैं तो बस उनके साथ खड़ा हूँ।
अभी पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज, हाँ, हर कोई क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहता है, हाँ, कि क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ये हो रहा है, वैसे हो रहा है। क्या करें, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, बाकी दुनिया में हो रहे हैं। तो अगर एक तरफ लोग जंगल काटने की बात कर रहे हैं कि वहां पे कोयला खदान है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत अपने आप में एक विरोधाभासी है। निश्चित तौर पे जलवायु परिवर्तन आज के समय धरती पर जीवन को बचाने का संकट बनते जा रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर हो रहे हैं, चाहे वो बाढ़ के खतरे हों, सूखे के खतरे हों, लगातार तूफानों की जो बात है वो बढ़ रहा है। और भारत जैसा देश जो आज भी कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे लोगों की आजीविका ही जंगल खेती आधारित बड़े पैमाने पर है, वहाँ पे आजीविका के सीधे प्रभाव लोगों के जीवन पे पड़ रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य पे प्रभाव हो, चाहे वो खाद्य संप्रभुता पे प्रभाव हो हमारी, क्योंकि जलवायु के परिवर्तन से सीधी मार खेती पे पड़ रही है। यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन होता है तो जंगल से जो लघु वनोपज मिलता है उस पे भी उसके असर पड़ते हैं कि महुआ का फूल गिरेगा कि नहीं गिरेगा। नहीं जी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि आज ये कहने का वक्त नहीं, हम ये मानते हैं कि आज भी भारत का कार्बन उत्सर्जन में जो योगदान है वो बाकी विकासशील देशों से कम है। मतलब हम उतना कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ये भी सही है कि आज जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम अपने देश में विकास की परियोजनाओं को लागू करना चाह रहे हैं, तो आज हमारे पास वो तकनीक मौजूद है। वो तकनीक मौजूद है जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग किए बिना भी अपने विकास की जो हमारा रास्ता है वो तैयार कर सकते हैं। तो आज यदि कोयला अंतिम विकल्प होता तो और सारे देश का कोयला खत्म हो जाता तो हम बोलते यार ठीक है, अब तो हसदेव को उजाड़ना ही है, देश के लिए तो सब कुछ कीमत चुकाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं है। 2000 हम बोलते हैं पहले से कॉप 26 में हम कि 2030 तक जो हमारी कुल एनर्जी है उसमें 50% हमारा योगदान रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। मतलब ये कि आप फॉसिल फ्यूल का उपयोग धीरे धीरे कम करेंगे। लेकिन बहुत साफ विरोधाभास हमारी नीतियों में दिखता है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम रिन्यूएबल को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लगातार कोयला खदानों का आवंटन कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं और कोयले का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम तमाम जो अध्ययन है, चाहे कोल इंडिया का हो, चाहे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी का हो, तमाम अध्ययन ये कहते हैं कि 2040 तक हमें 15 से 17 1600 मिलियन टन से ज्यादा कोयला नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2000 बिलियन टन भी चाहिए। देश में 4.5 लाख मिलियन टन कोयला है। आप अगले 50 साल ही कोयला निकालना है, उसके बाद तो उपयोग बंद करना है। आप 1 लाख मिलियन टन से ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकते। आप प्राथमिकताएं तो तय करेंगे ना कि कहाँ से कोयला निकालेंगे, कहाँ से नहीं निकालेंगे। क्या हस्तियों के प्राकृतिक साल वन के इलाके, जहाँ से निकलने वाली नदी पूरे 5 जिलों को पानी देती है, जहाँ 5 लाख किसानों के खेतों को पानी मिलता है, जो छत्तीसगढ़ के लंग्स है, जो जंगल जैव विविधता से परिपूर्ण है, जहाँ कई विलुप्त प्राय वनस्पति और वन्यजीव है। आज हाथी हाथी का इलाका है। आज छत्तीसगढ़ सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, मानव हाथी संघर्ष से। जो लोग माओवादी समस्या से मारे जा रहे हैं, उतने ही लोग आज के समय माना हाथी से कुचल के मारे जा रहे हैं और हाथी भी मर रहा है। तो और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो केंद्र सरकार की अपनी संस्थान है, वो कहती है कि यदि हसदेव में एक भी खनन परियोजना को इजाजत दी गई तो मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि आप कभी इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसी परिस्थिति में हसदेव के जंगलों को विनाश करके हम कोयला निकालेंगे? जिन हसदेव को 2010 में स्वयं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था नो गो इलाका, खनन से मुक्त रखा जाए इस इलाके को, लेकिन सिर्फ एक कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए आप उस जंगल को जाड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये विरोधाभास है। फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के संकट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन
स्थानीय स्तर पे हम देख रहे हैं कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक जो जंगल हैं, उनको हम विनाश कर रहे हैं कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए। और साफ दिख रहा है कि उस मुनाफे को तेज करने के लिए हम अपने जितने भी जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो जनता को ताकत देने वाले हैं, जो पर्यावरणीय कानून हैं, उनको लगातार कमजोर भी किया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हसदेव जैसे आंदोलन थोड़ी-सी राहत देते हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी समुदाय लड़ रहा है और बड़ी ताकत से लड़ते हुए अपने जंगल को बचा के तो रखा हुआ है अभी तक। आपके इन प्रयासों ने आज हसदेव आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचा दिया। लोग जानने लगे कि हसदेव आंदोलन क्या है, दुनिया भर में लोग जानेंगे, आगे भी जानेंगे। तो जब आपको पता चला, क्योंकि आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आपकी और जो आपके साथ के जो आदिवासी बहन हैं, जो कम्युनिटी है, उनका क्या रिस्पॉन्स था? कैसा उनको जब उन्हें पता चला? देखिए निश्चित तौर पे जब पता चला तो जो हमारे हस्तियों के जो साथी हैं, जो लड़ रहे हैं जी, वो बेहद एक खुशी थी। और क्योंकि ये सम्मान उन्हीं का है, मैं तो बस एक माध्यम हो सकता हूँ, लेकिन ये पूरे हस्दियों के आदिवासी और सिर्फ हस्दियों के आदिवासी जो स्थानीय निवासी, आदिवासी, गैर आदिवासी जो इस संघर्ष में हैं और इस आंदोलन में जुड़ा वो प्रत्येक व्यक्ति शामिल है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, मुंबई में बैठा हो, नागपुर में, रायपुर में, जो हस्दियों के लिए आवाज उठा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये सम्मान हर उस नागरिक का है। और ये बेहद खुशी का पल था कि आज हस्दियों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा है। पिछले 12 सालों से जो संघर्ष जारी है, अ, आज किसी आंदोलन का इतना व्यापक समर्थन इतना आसान नहीं है, जहाँ पे पूरा मीडिया आपके कहीं और खड़ा हो, लेकिन हमारे साथ थोड़ा एक सुखद स्थिति रहा कि मीडिया ने बहुत योगदान दिया है, चाहे वो स्थानीय मीडिया हो या राष्ट्रीय मीडिया हो। जितना समर्थन हस्देव आंदोलन को मीडिया का मिला, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और संघर्ष को इतना मिला है। जी। और उसके कारण भी है कि आज पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच में एक संवेदनशीलता है, नागरिक संवेदनशील है, पत्रकार भी एक संवेदनशील नागरिक है पर्यावरण को लेकर। तो वो एक बड़ा समर्थन मिला है। और जब ये अवार्ड का आया तो निश्चित तौर पे ये लगा कि हाँ, अब हमारी आवाज एक वैश्विक स्तर पे है। तो जब कॉर्पोरेट वैश्विक स्तर पे काम कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन का समर्थन भी वैश्विक स्तर पे क्यों नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो एक ग्लोबल वाइज जब हमें हमारे साथ आएगी, तो हमारा आंदोलन और मजबूत होगा, क्योंकि देखिए तो लड़ाई है, आपको जो भी समर्थन मिले आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की आवाज को सुना जाए। तो बस यही है, एक उम्मीद है, लेकिन एक हाँ, एक ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है, एक जवाबदेही भी बढ़ती है कि जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिलता है, तो हर संघर्ष के चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ें। जो संघर्ष हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने की जो लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयों को एक साथ जोड़ने के प्रयास भी आने वाले दिनों में करने चाहिए। तो हसदेव के लोगों को एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी, क्योंकि हसदेव ने एक रास्ता तो दिखाया है दुनिया के सामने लड़ने का, टिके रहने का, वो महत्वपूर्ण है। तो ज़िम्मेदारियाँ निश्चित तौर पे इस अवार्ड के साथ बढ़ेगी आने वाली। तो आगे का भी जैसे आगे आपने क्या सोचा है कि लड़ाई कैसे जारी रखेंगे? देखिए 2 स्तर पर हैं, एक तो जो जंगल लेमरू हाथी रिज़र्व बना है, जहाँ पे खनन परियोजनाएँ रोक दी गई हैं, उस जंगल को अभी हमें खुशी की बात है वहाँ पे कि वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार भी ग्राम सभाओं को मिले। तो उन जगह पे ग्राम सभाओं के माध्यम से उस जंगल को बेहतर करना, समृद्ध करना, वो प्राकृतिक जंगल समृद्ध हों, बचे रहें और एक सह-अस्तित्व बने जहाँ पे वन्य प्राणी भी हो और मानव भी हो और कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। तो ये एक है। दूसरा जो हमारी पूरी ताकत है, उस ताकत को उस जगह लगाना जहाँ पे अभी भी अडानी खनन करके जंगल का विनाश करना चाह रहा है, परसा कोल ब्लॉक में, जहाँ धरना हमारा चल रहा है। उसको रोकने के लिए पूरी ताकत लगाना, चाहे वो स्थानीय स्तर पे आंदोलन हो, रायपुर में जाके आंदोलन हो या दिल्ली में जाके आंदोलन करना हो। उस आंदोलन को तेज और व्यापक करने का काम आने वाले दिनों में हम और अभी करने वाले हैं। तो संघर्ष जारी है, तेज होगा।
बस आपके इस चर्चा के माध्यम से जो लोग भी इसको देख रहे हैं, सबसे यही अपील होगी कि लोग हमें इस आंदोलन को समर्थन करें। सॉलिडारिटी जो पहले भी दी है, वो व्यापक और करें, मजबूत करें और हसदेव एक मॉडल दुनिया में बने कि हाँ, लड़के अपने संसाधनों को बचाया जा सकता है।